दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला टेस्ट सीरीज महामैराथन रात के 8 बजे के आज के श्रृंखला में। तो फटाफट कमेंट्स, लाइक, शेयर करना शुरू कर दीजिए मेरे उत्तर से पहले। और अगर फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है, मुगल कला की शुरुआत कब से हुई थी? 1550 से, 1552 से, 1554 से या 1556 से? मुगल कालीन चित्रकला या ठीक है, उसकी शुरुआत जो है कौन से सन से हुई थी? यह है हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न के उत्तर की शुरुआत भी कर देते हैं। इसका सही जवाब है मित्रों डी, 1556 में मुगल कला की शुरुआत हुई थी और मुगल कला 1556 से लेके 1707 तक रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुगल कला की इनमें से मुख्य विशेषता क्या थी? मुगल कला की जो मुख्य विशेषता थी वो भित्ति चित्रकारी थी, शिकार दृश्य था, दरबारी कला था या यह सभी? मुगल कला की विशेषताएं तो बहुत थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? मुख्य विशेषता, विशेष जो विशेषता, मुख्य स्पेशली जो विशेषता रही मुगल कला की वो क्या रही? तो मुगल कला की जो स्पेशली विशेषता थी मित्रों वो थी दरबारी कला। इसलिए मुगल कला को दरबारी कला भी कहते हैं। मुगल कला चित्रकला या दरबारी चित्रकला। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी किस कला को माना जाता है? भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी, ठीक है, इनमें से किस कला को माना जाता है? प्रागैतिहासिक कला को, मुगल चित्रकला को, राजपूत कला को या पहाड़ी चित्रकला को? तो एक कमेंट्स आज लेंगे। मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट्स था एक फीमेल का कि सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं? तो बुक वही है जो आप लोग के पास होगा, मेरे पास कोई नई बुक नहीं है। जो राइटर हैं उन्हीं की बुकें मैं भी रखता हूँ, राकेश गोस्वामी की, रसी रस्तोगी की, रीता प्रताप की, 2-4 और भी बुकें हैं जो NCERT की बुक है। कुछ हमारे सब्सक्राइबर साथियों का दिया हुआ बुक है, जैसे कि राजस्थान का हुआ, हिमाचल का हुआ, और यही सब बुकें हैं। उसको बस मैंने डीपली पढ़ा है और आप भी पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तब आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे और उसी क्वेश्चन में मैं घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाता भी हूँ उसी से संबंधित। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा, मुगल चित्रकला को रीढ़ की हड्डी कहा गया। ठीक है, भारतीय कला में। अगला प्रश्न कह रहा है कि चित्रकारी के बाद चित्रों पर नाम लिखने की प्रथा शुरू हुई थी। ठीक है, चित्रकारी के बाद यानी चित्रकारी करने के बाद चित्रों पे जो नाम लिखने की प्रथा शुरू हुई थी वो अकबर के समय से हुई थी या फिर जहांगीर के समय से, बाबर के समय से या हुमायूं के समय से? अच्छा, इस प्रश्न में एक तरह से और बन सकता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ये भी कह सकता है कि चित्रों में जो नाम लिखने की प्रथा थी वो कौन से शैली से चली थी? तो मुगल शैली से। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मुगलों के ही नाम लिखे हुए हैं। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछ देगा कि चित्रकारी की जो शैली थी नाम लिखने की चित्रों में वो किस शैली से चली थी चित्रों की? तो मुगल शैली से। लेकिन यहाँ पूछ रहा है चित्रों पर नाम लिखने की प्रथा मुगल शैली से तो चली, लेकिन किसके समय से चली, किस राजा के समय से? तो मित्रों अकबर के समय से वो चली थी। राजा थे अकबर। मुगलों में शैली शुरू हुई नाम लिखने की, लेकिन राजा थे अकबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन का, मुगल काल में चित्रशाला देखने वालों को क्या कहा जाता था? चित्रशाला, मुगल काल में जो चित्रशाला थी उसको देखने वाले को क्या कहा जाता था? गदकारी, घुटाई, चित्राधार या दरोगा? ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। आज भी कोशिश किया गया है कि आपको पसंद आएंगे, तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और सुबह में जो है जो शॉर्ट वीडियो जो मैं आपको देता हूँ उसकी टाइमिंग जो है सुबह में नहीं समय से मिल पा रहा है, इसलिए नहीं दे पा रहा था।
तो मैंने सोचा है कि 7 बजे आपको रात में ही दे दिया करूँ। तो 7 बजे आपको ये वीडियो मैं दे दिया करूँगा, इसलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। डेली इस वीडियो के 1 घंटे पहले 7 बजे आपको फेसबुक पे वो वीडियो फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है मित्रों वो हो जाएगा आपका डी, दरोगा। चित्रशाला देखने वालों को क्या कहा जाता है मुगल शैली में? दरोगा। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है। मुगल चित्रकला में कागज को किस नाम से जाने जाते थे? मुगल चित्रकला में कागज को किस नाम से जानते थे? ठीक है, जो कागज था मुगल चित्रकला में उसको किसी और नाम से जानते थे। उस कागज को कलम के नाम से जानते थे मुगल चित्रकला में कागज को, खटाई के नाम से, पत्ती के नाम से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कागज को इसमें से किस नाम से जानते थे कह लीजिए, या कह लीजिए कि कागज को इसमें से क्या कहा जाता था, ये भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन के तौर पे इस तरह से भी हो सकता है कि कागज को मुगल कला में कहा क्या जाता था या किस नाम से जानते थे, वही बात हुआ। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब है मित्रों बी, खटाई के नाम से। यानी कागज को मुगल चित्रकला में खटाई कहा जाता था या खटाई के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपका 7वां है स्क्रीन पे और कह रहा है मुगल शैली की चित्रण विधि कितने नामों से जानी जाती है? जो चित्रण विधि है मुगल शैली की वो कितने नामों से जानी जाती थी? 4 नामों से जानी जाती थी मुगल शैली की चित्रण विधि, ठीक है, 5 नामों से, 6 नामों से, या 8 नामों से। मतलब कितने नामों से, यानी कह लीजिए कि टाइप है मुगल शैली की जो चित्रण विधि थी वो कितने नामों से उसको जाना जाता था। 7वां प्रश्न है इस वीडियो का और मित्रों इसका सही जवाब है 4 नामों से जाना जाता था। पहला सुन लीजिए, टिपाई, दूसरा गदकारी, तीसरा खुलाई, चौथा घुटाई। ये जो चारों शब्द के नाम है इन्हीं विधि के नाम से चित्रण विधि इन्हीं नामों से मुगल शैली में जानी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन का, मुगल काल में चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी होती थी? जो चित्रों का धरातल था, बैकग्राउंड कह रहे हैं, नीचे का सरफेस एरिया जो था, मुगल काल में जो चित्रों की पृष्ठभूमि थी वो गहरे रंग की होती थी या हल्के रंग की, दोनों ही रंगों की होती थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके चलना है टॉप 30 प्रश्नों की मैराथन जो कि आप डेली देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। रात के 8 बजे आपके अपने चैनल AMU क्लासेस पे, और सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुगल शैली से कुछ प्रश्न इसमें हैं, आगे कुछ बदलाव भी होंगे। अभी इस वीडियो में हर टॉपिक क्लियर कर दूंगा, बस बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों बी, हल्के रंग की। ठीक है, मुगल कला में जो चित्रों की पृष्ठभूमि होती थी वो हल्के रंग की होती थी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मुगल काल में रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे और उनमें मिलाए जाते थे। प्रश्न को पहले ध्यान से समझना जरूरी है, आपको समझिएगा। रंग जो है मुगल काल में रंग जो है प्रायः क्या मिलाए जाते थे? पानी में घोले जाते, यानी मुगल काल में जो रंग जो थे वो प्रायः यानी हमेशा हमेशा जो है पानी में घोले जाते थे। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि पानी में घोलने के बाद उनमें और क्या मिलाया जाता था। कहने का मतलब प्रश्न के ये है, क्या उसमें पानी में रंग घोलने के बाद गोंद मिलाया जाता था उसमें, या फिर गुड़ मिलाया जाता था उसके बाद, या अंडा मिलाया जाता था, या यह सभी। ठीक है, तो मित्रों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। टाइमिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा था सुबह में, इसलिए 7 बजे शाम को डेली, यानी इस वीडियो को मिलने के 1 घंटे पहले आपको फेसबुक पे वो वीडियो जो देते हैं चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न जो है ये 9 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब है यह सभी। मुगल काल में रंग को घोलने के बाद पानी में उसमें गोंद, गुड़ और अंडा मिलाया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है कि मुगल काल में वर्षा का वातावरण दिखाने के लिए प्रत्येक रंग में कौन सा रंग मिलाया जाता था? ध्यान से देखिएगा, मुगल काल की चित्रकला में वर्षा यानी बारिश का वातावरण दिखाना हो, बारिश संबंधित, जैसे बादल लगने के बाद बारिश का जो माहौल हो जाता है हम लोग देखते हैं, उसी तरह से वर्षा का वातावरण दिखाने के लिए प्रत्येक रंग यानी जो भी रंग इस्तेमाल किया जाता था उस रंग में
हर प्रत्येक रंग में कौन सा रंग मिला देने पे वर्षा का वातावरण दिखने लगा था मुगल काल में। कहने का मतलब प्रश्न के हमारे यही है। ठीक है, हरा रंग प्रत्येक रंग में मिलाया जाता था ये करने के लिए, या आसमानी रंग, काला रंग या पीला रंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें भी, और बने रहिएगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ दीजिएगा कि कितना हुआ आपका सही। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है काला रंग। हर रंग में, प्रत्येक रंग में मुगल कला में या मुगल काल में कह लीजिए, वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए काला रंग मिलाया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा रात्रि दृश्य भी, अगर रात का दृश्य दिखाना हो, रात्रि दृश्य, ठीक है, तो रात्रि दृश्य के लिए भी यही कलर मिलाया जाता था। तो इसलिए दोनों चीज याद रखिएगा, वर्षा का वातावरण और रात्रि दृश्य दोनों के लिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मुगल कालीन चित्रकार चूहा रंग किस रंग को कहते थे? चूहा रंग है, उस रंग का नाम उन्होंने रखा था चूहा रंग। कौन से रंग को कहते थे चूहा रंग? चमकदार रंगों को उन्होंने चूहा रंग का नाम दिया था, या भूरे रंग को, काले रंग को, या पीले रंग को? ठीक है, तो मुगल कालीन चित्रकार चूहा रंग इनमें से कौन से रंग को कहते थे या किस रंग को पुकारते थे चूहा रंग से? यह हमारा 11वां प्रश्न है, और इसका सही जवाब है मित्रों, चूहा रंग जो था वो चमकदार रंगों को कहते थे। मुगल काल के जो चित्रकार थे, चूहा रंग चमकदार रंगों को कहा करते थे। ठीक है, अगला है, मुगल कालीन चित्रकार को किस नाम से पुकारते थे? मुगल कालीन जो थे, मुगल कालीन जो ध्यान से देखिएगा, मुगल कालीन जो थे वो चित्रकार को, ये कह रहा है, यहाँ पे अगर कामा मार दिया जाए नीचे थोड़ा सा, तो जो मुगल कालीन थे, मुगल कालीन जो राज दरबार के राजा वगैरह जो भी थे वजह, उस समय वो चित्रकार को किस नाम से पुकारते थे ये पूछ रहा है। क्या उन्हें शिल्पकार कहते थे, कलाकार कहते थे, कलम करतार कहते थे, या इनमें से कोई नहीं? यानी मुगल कालीन में चित्रकार को किस नाम से पुकारा जाता था, यह हमारा 12वां प्रश्न का कहना है, और इसका सही जवाब है कलम करतार के नाम से। यानी उस समय चित्रकार को लोग कलम करतार कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का कहना है मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर किस देश का प्रभाव है? मुगल कालीन जो भित्ति चित्र है उस पे किस देश का प्रभाव आपको दिखाई देता है? फ्रांस का प्रभाव है मुगल कालीन चित्र पर, अमेरिका का प्रभाव है, भारत का प्रभाव है, या फिर आपके इटली का प्रभाव है? मुगल कालीन चित्रों पर किस देश का प्रभाव है, ये हो जाए, या ये पूछ दे कि मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर किस देश का प्रभाव है, एक ये पूछ दे आपके सामने, या ये पूछ दे कि मुगल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है। दोनों का आंसर सेम है, इसका भी वही आंसर होगा जो उसका मैं बता रहा हूँ कि मुगल कालीन भित्ति चित्र जो है, भित्ति चित्र जो है वो किसकी देन है, या किस देश का इस पे प्रभाव है? तो मित्रों इटली का। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शैली के चित्र कथा प्रधान थे? कथा प्रधान चित्र थे कौन सी शैली के इनमें से? यानी इनमें से राजपूत शैली के जो चित्र थे वो कथा प्रधान थे, या मुगल शैली के, पहाड़ी शैली के, या राजस्थानी शैली के? निम्न में से, इन चारों में से कौन से शैली के जो चित्र थे वो कथा प्रधान होते थे, ये है प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न समझ के और आंसर को दे रहे होंगे आप। तो इसका सही जवाब है मित्रों मुगल शैली के। मुगल शैली के जो चित्र थे वो कथा प्रधान होते थे। आपको पता ही है कथाओं से संबंधित चित्रकारी ग्रंथों की काफ़ी की गई है मुगल शैली में। आइए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर,
निम्न में से कौन से चित्रों का मुगल काल में अभाव था? ध्यान से देखिएगा, मुगल काल में अभाव था, कमी था, या कह लीजिए नहीं के बराबर था, मतलब नहीं के बराबर था कह लीजिए चित्रों का अभाव। कौन सा? व्यक्ति चित्रों का अभाव था मुगल शैली में, या भित्ति चित्रों का, धार्मिक चित्रों का, या सभी चित्रों का? ठीक है, तो अभाव रहा इनमें से कौन से चित्रों का मुगल शैली में? तो साथियों, मुगल शैली में जो है धार्मिक चित्रों का अभाव रहा। क्यों? क्योंकि मुगल कला में धर्म से संबंधित कोई चित्रकारी नहीं होती थी। व्यक्ति चित्र मौजूद था, आपको पता ही है कि सभी है जिसको बोलते थे। भित्ति चित्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि इटली की देन है। मुगल भित्ति चित्र किसकी देन है? इटली की देन है। या कई किस देश पे प्रभाव है? तो इटली पे प्रभाव पढ़ाई है आपने। धार्मिक चित्र मुगल शैली में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसका अभाव था। 16वां प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल में चित्रों के किनारों पर किसका चित्रण किया था? मुगल काल में जो चित्रों के किनारे होते थे, बॉर्डर एरिया, जैसे मान लीजिए इस तरह से आपका फ्रेम बना हुआ है चित्र का, ठीक है, तो आपका जो ये बॉर्डर एरिया है, मतलब चित्र बना है और ये बॉर्डर एरिया है, ठीक है, तो इस बॉर्डर एरिया में इस बीच बीच की बात कर रहा है, इस बीच बीच में जो है किसका चित्रण किया करते थे मुगल के चित्रकार? फूल का, पत्तियों का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? उम्मीद है समझ रहे होंगे। आज से ठीक 7 बजे, आज से 7 बजे आपके फेसबुक पे आपके वो 5 प्रश्न मिलेंगे। 1 घंटा पहले इस वीडियो के मिलने से पहले आपको उसमें मिलेंगे, तो बने रहिएगा, ठीक है। फेसबुक पे भी फॉलो करके पेज को। तो हमारे 16वें प्रश्न का सही जवाब है मित्रों दोनों, यानी कि फूल और पत्तियां दोनों ही बॉर्डर पे, किनारे पे चित्रों में बनाया करते थे मुगल चित्रकार। 17वां प्रश्न कह रहा है आपका, मुगल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने हैं? मुगल कला में जो बादशाहों के चित्र बने हैं वो ज़्यादातर कौन से टाइम के बने हैं? उनके जन्म के समय के चित्र ज़्यादा आपको मिलेंगे बने हुए दिखाई दिए, या शिकार के समय के, या मृत्यु के समय के, या यह सभी? ठीक है, मुगल कला में बादशाहों के चित्र ज़्यादातर, अधिकतर संख्या में, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा संख्या में कह लीजिए, किस तरह के टाइप के चित्र आपको देखने को मुगल कला में मिलेंगे? तो मित्रों, मुगल कला में जो है आप ध्यान दीजिएगा, जन्म संबंधित ज़्यादा चित्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जन्म उत्सव संबंधित ज़्यादा चित्र मुगलों के चित्रकारों ने उसके समय के बनाया है, ठीक है। मृत्यु का भी बना है, तो वो उस समय का नहीं बना है, वो अवनींद्रनाथ टैगोर के समय में बना, शाहजहाँ की मृत्यु, शाहजहाँ मृत्युशैया पर इस तरह से, लेकिन उस समय नहीं बना। उस समय जन्म संबंधित चित्र आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है सलीम का जन्म इस तरह से कुछ करके, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली का सबसे उत्तम चित्रकार बेहजाद की शैली क्या थी? एक प्रश्न का उत्तर तो आपके सामने इसी में बन जाएगा, मिल जाएगा। कह रहा है ये कि ईरानी शैली का सबसे उत्तम चित्रकार जो था वो बेहजाद था, ठीक है, ये आप पढ़े हैं, नो डाउट इसमें। लेकिन पूछ रहा है कि ईरानी शैली का जो सबसे उत्तम चित्रकार बेहजाद था, उसकी शैली क्या थी? क्या वो रेखांकन में माहिर था, या रंग भरता था, या आलेखन करता था, या यह सभी करने में वो माहिर था? ठीक है, ईरानी कह लीजिए या हिरात शैली कह लीजिए, कहीं कहीं अगर हिरात भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। हिरात शैली अगर कह रहा हो तभी भी वही बात हुई कि हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार बेहजाद, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बेहजाद जो है कौन सी शैली, कौन से टाइप की चीज़ बनाने में काफ़ी माहिर था? तो मित्रों, बेहजाद जो थे वो आपके आलेखन बनाने में माहिर थे। आपको पता ही है कि मुगल कला में चित्रकार जो है 3 तरह के हुआ करते थे। एक रेखांकन करने वाला काम करते थे, एक रंग भरता था, और तीसरे जो थे वो चित्रों की फिनिशिंग किया करते थे, यानी बेहतरीन प्रभाव। तो आलेखन करने में ये माहिर थे, ठीक है। 19वां प्रश्न देखिए, ईरानी शैली के चित्रों के रंग किस प्रकार के थे? चित्रों के जो रंग थे ईरानी शैली के, वो चटकीले थे, सपाट थे, दोनों ही थे, या इनमें से कोई नहीं? यानी ईरानी शैली या हिरात शैली
कि चित्रों के जो रंग थे यानी उस चित्रों में जो रंग थे वो किस टाइप के इस्तेमाल हुए थे चमकीले होते थे या सपाट, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। 19वें प्रश्न का कहना है और इसका सही जवाब है दोनों ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न पे आप इस समय हैं और 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि ईरानी चित्रों में सरों के वृक्ष से इनमें से किसकी उपमा की गई। ईरानी चित्रों में, ठीक है, सरों के वृक्ष। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या पूछा जा रहा है उसमें समझिए, उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर पुटअप करिए कमेंट्स बॉक्स में। सरों के वृक्षों से उपमा की गई है पुरुषों की ईरानी चित्रों में या महिलाओं की, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि सरों के वृक्ष की उपमा नहीं होता है कि इनकी उपमा मैं इनसे कर रहा हूं, खासकर कवि लेखक जो हिंदी के होते हैं वो उपमा किया करते हैं। ठीक है, और किए भी हैं पुराने उपमा। तो यहाँ जो उपमा होता था सरों के वृक्ष से, वो मित्रों होता था पुरुषों की। सरों के वृक्ष से किसकी उपमा की जाती थी ईरानी चित्रों में? पुरुषों की। अब आपका टॉपिक चेंज हो गया। ठीक है, 21वें प्रश्न पे है और कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल में किन ज्यामितीय आकारों का सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया। प्रागैतिहासिक काल में कौन से इनमें से ज्यामितिक आकारों का सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया? त्रिभुज का, वृत्त का, आयत का, या इन सभी का? तो सिलसिले को आगे बढ़ाइए आज के सुपर 30 प्रश्नों की श्रृंखला में और बताइए कि क्या रहा आज की आपकी परफॉर्मेंस। तो 21वें प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब है यह सभी, त्रिभुज, वृत्त और आयत सभी ज्यामितीय आकारों का सांकेतिक रूप में प्रयोग किया गया प्रागैतिहासिक काल में। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र में से नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं है एमपी के प्रमुख क्षेत्रों में से। प्रागैतिहासिक काल के जो एमपी के क्षेत्र हैं, मतलब प्रागैतिहासिक काल में मिले मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, उनमें से इनमें से एक क्षेत्र में शामिल नहीं है। वो क्या? माडादेव मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है प्रागैतिहासिक काल का, सिंघनपुर, कंडाकोट या रायसेन। ठीक है ना, समझ में आ गया प्रश्न? नहीं है, ये ध्यान देना है। एमपी का हिस्सा प्रागैतिहासिक काल के क्षेत्रों में से प्रमुख नहीं है। तो मित्रों वो नहीं है कंडाकोट, ये उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है, ना कि प्रागैतिहासिक काल के एमपी के एरिया में। ठीक है, 23वां प्रश्न देखिए, कह रहा है हमारा, प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जनजीवन के चित्र प्राप्त हुए हैं। सामान्य इंसान के जो सामान्य जनजीवन होते हैं उस तरह के हमें चित्र प्रागैतिहासिक काल में पंचमढ़ी से मिले, या होशंगाबाद से, मिर्जापुर से, या सोरहो घाट से। तो टॉपिक आपकी 21वें प्रश्न से टॉपिक आपकी जो है चेंज हो चुकी है मित्रों, और आप एंट्री कर चुके हैं प्रागैतिहासिक काल के कुछ प्रश्न में। हर टॉपिक से प्रश्न बनते रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है आपका पंचमढ़ी से। जनजीवन से संबंधित प्रागैतिहासिक में पंचमढ़ी से चित्र आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े भैंस का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या कह रहा है? विश्व के सबसे बड़े भैंस का चित्र आपको कहाँ से इनमें से प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर से या राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, या इनमें से कोई नहीं? बहुत शानदार प्रश्न है, पूरे विश्व की बात कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े भैंस का चित्र मिर्जापुर से प्राप्त हुआ, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, या इनमें से कोई नहीं? 24वां प्रश्न, सही जवाब सी, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम है मित्रों जावरा। क्या नाम है? जावरा। यानी विश्व का सबसे बड़े भैंस का चित्र जावरा में प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जावरा, वहां से।
आइए 25वां प्रश्न देखिए, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? भीमबेटका से हमें प्राप्त होने वाले जो चित्र हैं वो अधिकतर ज़्यादातर कौन से रंग में देखने को मिले हैं? क्या वो पीले रंग में है ज़्यादातर मिले, या सफ़ेद रंग में, हरे रंग में, या लाल रंग में? कौन से रंग में आपके भीमबेटका के ज़्यादातर चित्र रंगे हुए मिले? ठीक है, 25वां प्रश्न, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है डी, लाल रंग के। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा है बिहार क्षेत्र के किस गांव में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, जगह क्या है? बिहार क्षेत्र का एक गांव जहां पे आदिम चित्रकला के एग्जाम्पल हमें प्राप्त हुए हैं। क्या वो धर्मपुरी गांव है, चक्रधरपुर गांव है जहां प्राप्त हुए हैं उदाहरण बिहार क्षेत्र के, मानिकपुर है, मानिकपुर, या बनिया बेरी? ठीक है, आप लोग सोचते हैं जो बुक आपके पास है वही बुक मेरे पास है, कोई नई चीज़ नहीं है, जो खास चुने हुए राइटर हैं वही बुक हमारे पास भी आपके पास भी है। आप बुक को पूरा सेल्फ स्टडी भी किया करिए। मैं आपसे कहता हूं कि यूट्यूब पे आप जुड़े हुए हैं तो सेल्फ स्टडी भी आपकी ज़रूरी है, यानी खुद भी पढ़ा करिए यूट्यूब के साथ साथ, तो कुछ अपने भी नॉलेज होगा, कुछ ऊपर यहाँ से भी मिलेगा, जो वहाँ नहीं ढूंढा यहाँ पाया यहाँ मिलेगा। इससे ये होगा कि आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है बी, चक्रधरपुर गांव जो है वो बिहार में है। ठीक है, धर्मपुरी जो है आपका वो भोपाल में है, चक्रधरपुर नामक गांव बिहार में है, मानिकपुर जो है वो किसी और एरिया में आता है, और बनिया बेरी किसी और एरिया में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, लौह युग के प्रमाण इनमें से किस वेद से मिलते हैं? धातु युग कहिए या लौह युग। ठीक है, और इसी लौह युग, इसी धातु युग में उदय हुआ वैदिक काल का। किसका? वैदिक काल का। कभी आपसे अगर पूछ ले कि धातु युग के साथ ही किस काल का उदय हुआ था, तो वैदिक काल का उदय हुआ था। ठीक है, तो उसी धातु युग या लौह युग के प्रमाण इनमें से कौन से वेद में मिलते हैं, ये पूछ रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? ठीक है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? तो मित्रों, अथर्ववेद में लौह युग के प्रमाण हमें मिलते हैं, जिसे हम वैदिक काल भी कहते हैं। लौह युग को वैदिक काल का जन्म लिया है ना। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी थी? 2 थी, 4 थी? क्या है? प्रमुख शब्द इस्तेमाल किया है, देखिएगा, प्रमुख, प्रमुख शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इसलिए प्रमुख शब्द ध्यान दीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जो नगर थे वो थे आपके 2। कितने थे? 2। पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न, 29 नंबर, मतलब सिंधु सभ्यता में कृषक जातियां किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी? सिंधु सभ्यता में जो है कृषक जातियां थीं और वो मिट्टी के बर्तन बनाती थी, लेकिन सवाल यहाँ ये है, कॉमन पॉइंट, किस रंग के? ठीक है, हमारा जो प्रश्न पूछ रहा है वो है रंग का, कि सिंधु सभ्यता में कृषक जातियां जो बर्तन बनाया करती थी वो कौन से रंग के होते थे? ठीक है, लाल रंग के होते थे, काली रंग के, इनमें दोनों रंगों के, मतलब इन दोनों रंगों के, या इनमें से कोई नहीं,
यानी मिट्टी के जो बर्तन थे वो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे या काली रंग के, या दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही जवाब है दोनों ही। जो सिंधु सभ्यता में कृषक जातियां थी वो काले रंग की मिट्टी और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाती थी। और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। सिंधु सभ्यता में कौन से पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? कॉमन पॉइंट है, कौन से पेड़ का सबसे अधिक अंकन किया गया सिंधु सभ्यता में? ठीक है, केले के पेड़ का सबसे अधिक अंकन किया गया सिंधु सभ्यता में, या आम के पेड़ का, इमली के पेड़ का, या पीपल के पेड़ का? सिंधु घाटी सभ्यता या कह लीजिए आधैतिहासिक काल, जिसको 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का एरिया माना गया, आपको पता ही है। उसी में स्थल एक है हड़प्पा, जिसको 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हाईलाइट में लाया गया, जो इस समय मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है, स्थान रावी नदी के किनारे। ठीक है, उसी में एक और है मोहनजोदाड़ो, जो 22 में आया रखालदास बनर्जी के द्वारा, सिंध के लरकाना जिले पाकिस्तान में है, जो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, पीपल के पेड़ का अंकन सर्वाधिक हुआ है सिंधु सभ्यता में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो और उसमें बताए गए प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो लाइक शेयर के साथ बने रहिएगा। शाम 7 बजे आपके वीडियो फेसबुक पे मिलेगा, शाम 7 बजे। इस वीडियो के 1 घंटे पहले बने रहिएगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।